सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बातें करेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की। जी हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप अगर मैंने कहा है तो ये क्यों कहा है। अगर अफ्रीका में या यूरोप में या किसी भी महादेश में सिर्फ इतना भर कह दिया जाए किसी नागरिक या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा कि भारतीय उपमहाद्वीप में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उन सारे देशों के नाम आ जाएंगे बिना नाम लिए ही, जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं। जी हाँ, तो हमारे पड़ोसी देशों को अगर एक साथ संबोधित करना हो जिसमें भारत भी है, तो बस भारतीय उपमहादेश महाद्वीप, जी हाँ, भारतीय उपमहाद्वीप कह देने से ये सारे देशों के नाम उसमें खुद ब खुद समावेश हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो सभी के सभी लगभग भारत से नाराज चल रहे हैं। और कुछ तो बहुत पहले से नाराज हैं, कुछ हाल फिलहाल नाराज हुए हैं। और नाराजगी का कारण भारत नहीं है दोस्तों, वो किसी और के उकसावे में, जी हाँ, किसी और देश जो पावरफुल है और वो भी हमारा पड़ोसी ही है, उसके बहकावे में आकर हमसे नाराज हैं, हमारे देश से नाराज हैं। और वो देश कौन है आप इशारों में समझ चुके होंगे। वो देश है हमारा पड़ोसी देश चाइना। जी हाँ, और चाइना को ऐसी कौन सी खुन्नस है दोस्तों, ऐसा कौन सा उसका घाव है जो भारत ने दिया है जो आज तक भरा नहीं, और वो घाव अब नासूर का रूप ले चुका है। और कभी वो म्यांमार को उकसाता है, कभी बांग्लादेश को, कभी श्रीलंका को, कभी मालदीव को, अब तो वो नेपाल को भी उकसाने लगा है। बस एक शांत प्रिय जो हमारा पड़ोसी है, भले ही छोटा सा देश हो, लेकिन उस देश का और उस देशवासियों का दिल काफी बड़ा है, और वो देश है भूटान। एक भूटान ही ऐसा देश है जहां से हमें अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिलती भारत के खिलाफ। बाकी लगभग जितने भी पड़ोसी देश हैं, पहले नेपाल भी हमारा काफी प्रिय हुआ करता था, परंतु इधर के कुछ सालों में नेपाल भी अपने नखरे दिखाने लगा है चीन के कहने पर। तो चलिए दोस्तों, चीन के इस घाव पर हम बातचीत करना चाहेंगे। तो 1959 से पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया जाता था, भारत के तरफ से भी और चाइना के तरफ से भी। परंतु 1959 के बाद चीजें ऐसी क्या बदल गई कि चाइना भारत का दुश्मन हो गया, और ऐसा दुश्मन कि 59 के बाद 62 यानी कि 1962 में उसने युद्ध भी भारत के साथ छेड़ दिया। और दोस्तों 1959 से पहले इतना मजबूत नहीं था चाइना। जी हाँ, काफी गरीब देश था, और मतलब कि एक तरह से लाचार देश ही कहेंगे। आज वो अपने मेहनत के बलबूते यहाँ तक पहुंचा है, और पूरी दुनिया में अगर हमारी और उसकी जो बराबरी है तो जनसंख्या को लेकर है। उसके यहाँ भी विशाल बाजार है, हमारे यहाँ भी विशाल बाजार है। जिस देश में लोग अधिक होंगे वहां का बाजार बड़ा होगा ही। और हम दोनों देशों की जनसंख्या को अगर मिला दिया जाए दोस्तों, तो लगभग पूरी दुनिया के बराबर की जनसंख्या सिर्फ 2 देशों में निवास करती है, ऐसा मुझे लगता है। तो इन दोनों देशों का टकराव 1959 के बाद 62 में क्यों हुआ? तो 1959 में एक घटना घटी थी दोस्तों। जी हाँ, आप मेरे इशारों को शायद समझ चुके होंगे कि चाइना तिब्बत को हथियाना चाहता था, और वो दमन कर रहा था तिब्बतियों का, और उसका विरोध किया जा रहा था। उसमें दलाई लामा भी शामिल थे, और तिब्बतियों द्वारा चीन का विरोध हो रहा था। और जब दलाई लामा या उनके दल के लोगों को लगा कि वो चाइना के सामने टिक नहीं पाएंगे और विरोध पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, तो वो भागकर भारत आ गए। 1959 में दलाई लामा भारत आ गए, अरुणाचल प्रदेश होते हुए। जी हाँ, अरुणाचल पर भी विवाद है। चाइना अभी भी कहता है कि अरुणाचल हमारे देश का हिस्सा है, जबकि ऐसा है नहीं। और वो भारत आ गए दोस्तों, और भारत में उन्हें दलाई लामा को राजनीतिक शरण मिली, और वो शरण हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में, और धर्मशाला का उपनगर है मैक्लोडगंज, वहां पे उन्हें राजनीतिक शरण दी गई। और अब उसे मैक्लोडगंज या धर्मशाला को मिनी तिब्बत कहा जाता है। और वाकई कभी आप अगर हिमाचल के
धर्मशाला जाएं, वहाँ मैक्लोडगंज में घूमे फिरे तो आपको एहसास होगा कि आप भारत में नहीं बल्कि तिब्बत में है। तो दोस्तों, उनको राजनीतिक शरण देने के पीछे भारत की जो मानसिकता थी वो ये थी कि भारत अतिथि देवो भव के उस पर चलता है और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा मित्र है, हमारा रिश्तेदार है, उस हिसाब से तब थोड़ा और ज्यादा चला करता था, आज भी चलता है। और अतिथि देवो भव तो उस वक्त तो थोड़े ज्यादा ही, 1959 की बात है ये, तो उस वक्त तो कुछ ज्यादा ही अतिथि भगवान के समान हुआ करते थे। और आज भी हमारे यहाँ अतिथि को भगवान के समान माना जाता है, भगवान के स्वरूप माना जाता है। यही भारत की सोच जो है इसके और चाइना के बीच की खाई बनी। और उसके सबसे बड़े मोस्ट वांटेड दुश्मन दलाई लामा, चाइना का मोस्ट वांटेड दुश्मन चाइना को लगता है या है भी, तो उनको हमने शरण दी और इसके लिए ये खाई पड़ गई, दरार पड़ गई। हिंदी चाइना जो भाई भाई का नारा था, जी हाँ, हिंदी चीनी भाई भाई, और वो नारा धीरे 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 मंद पड़ गई। और 1959 के बाद 1962 में चाइना ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। और आज भी समय समय पर रह रहकर भारत के खिलाफ कुछ न कुछ वो खुद भी करता है और नहीं तो हमारे पड़ोसी देशों से करवाता रहता है पैसे के बल पर। उन्होंने सभी हमारे पड़ोस में जितने भी देश हैं दोस्तों, वो सारे के सारे लगभग गरीब देश ही हैं। और गरीब देश जो है वो जरूरत का मोहताज होता है और उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है चाइना। और जब चाइना उनकी जरूरतें पूरी कर रहा है तो वो बातें किसकी मानेंगे? चाइना की ही मानेंगे, क्योंकि दाता कौन है? भले कर्ज ही क्यों ना हो, दान ना हो, कर्ज ही हो, परंतु दे तो चाइना ही रहा है, तो बातें उसकी मान रहे हैं और उसके कहे अनुसार काम किया जा रहा है। चाहे पाकिस्तान तो पहले से ही कर रहा था, बांग्लादेश अब खुल के जारी कर दिया है। कभी श्रीलंका से खबरें आती हैं तो मालदीव ने तो साबित ही कर दिया। और अब नेपाल, जो कि भूटान के बाद कभी हमारा करीबी मित्र हुआ करता था, और ऐसा मित्र कि उसकी नेपाल के नागरिक हमारे देश की सेना में है। जी हाँ, गोरखा रेजिमेंट जिसे कहा जाता है हमारे देश की सेना में, वो नेपाल के नागरिक ही हैं। और उन्हें हमारे सेना में भर्ती करने का जो कारण था दोस्तों, वो मैं फिर किसी दिन आप सबों से अपने किसी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा। परंतु आज इतना ही कहना था कि चाइना भारत के खिलाफ क्यों है और क्यों उसे हर जगह भारत को नीचा दिखाने में मजा आता है। पूरी दुनिया जिसे आतंकवादी घोषित करती है, चाइना उसे क्लीन चिट दे देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो भारत को बुरा लगेगा। और भारत को बुरा लगाने का कोई दाव पेच वो छोड़ता नहीं है पूरे विश्व पटल पर। तो वो काफी समय से कर रहा है और आज भी कर रहा है और शायद आगे भी करता रहे, क्योंकि ये जो सीमा विवाद है मात्र एक बहाना है दोस्तों, उसे कभी इसे हल करना ही नहीं है। अगर इस सीमा विवाद को चाइना हल करना चाहता तो काफी सारी बैठकें हो चुकी, काफी सारे प्रयास आ चुके, उनके देश के जो परम पिता हैं वो हमारे यहाँ आ चुके, हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो उनके यहाँ जा चुके, काफी बातचीतों का दौर चला, परंतु हल कुछ नहीं निकला इस सीमा विवाद का। तो झगड़े खत्म कर दिए जाएं तो फिर आगे लड़ने का कोई कारण नहीं बचेगा, इसलिए झगड़े को चालू रखने के लिए विवाद को सुलझाया नहीं जा रहा है। भारत की तरफ से पूरी रजामंदी है, परंतु चाइना इच्छुक नहीं है इस विवाद को सुलझाने का। अगर उसके मन में हमारे लिए, हमारे भारत के लिए अगर खोट नहीं होती तो क्यों वो हमें चारों तरफ से घेर रहा है? जी हाँ, बांग्लादेश में मौजूद हो चुका है, नेपाल में भी मौजूद हो चुका है, पाकिस्तान में पहले से मौजूद है और चाइना तो बगल में है ही, वहां भी मौजूद है, मालदीव में भी मौजूद हो गया, श्रीलंका में भी लगभग समझिए मौजूद ही है। तो चारों तरफ से किसी और देश को ना घेर के सिर्फ भारत को घेरने की मंशा उसकी क्या है, ये आप जान सकते हैं। कोई भी देश कभी अगर लड़ाई छिड़ती है तो एक मोर्चे पे विजयी हासिल कर सकता है, शायद दूसरा मोर्चा भी संभाल ले, परंतु अगर तीसरा और चौथा मोर्चा
मतलब कि भारत के चारों तरफ से अगर हमला होने लगे तो थोड़ी सी कठिनाई तो होगी ही मोर्चों पर लड़ने के लिए। थोड़ी कठिनाई नहीं, काफी कठिनाई होगी और उसके मन में यही रणनीति है। परंतु उसकी जो भी रणनीति रही हो, भारत को चाहे वो जितना भी घेर ले, भारत का जो ये तीक्ष्ण और हमारे देश के नागरिकों का जो ये तीक्ष्ण दिमाग है और बाहु में जो बल है, उसके सामने वो टिक नहीं पाएगा। और यही मेरी कामना है और आप सबों की भी शायद यही कामना है। कोई भी व्यक्ति अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकता। तो भारत माता की जय है, जय थी और आगे भी भारत माता की जय ही होगी। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर आप सबों को किसी भी कारण से अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, थोड़ी बहुत सच्ची लगती हो तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। और धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।